नमस्कार, आपके पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय श्रीवास्तव। अपने इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको देश प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। तो आज देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान कथित शीश महल का मुद्दा सुर्खियों में रहा है और अब दिल्ली की सियासत में एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान सुर्खियों में रहा कथित शीश महल का मुद्दा दिल्ली की सियासत में एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के सीएम पद पर रहते हुए जिस बंगले का रेनोवेशन हुआ था, उस पर अब सीवीसी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 6 फ्लैगस्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच का आदेश दिया। 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी की फैक्ट रिपोर्ट पेश होने के बाद आया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ओर से 6 फ्लैगस्टाफ बंगले की रेनोवेशन की जांच का आदेश आने के बाद जहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस बंगले को लेकर अपनी सफाई पेश करती नजर आ रही है। कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मैं तो अभी भी शॉकिंग हूँ। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है। और मैं इसको वेलकम करता हूँ। अगर उस 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर कोई भी नॉर्म्स फ्लाउट हुए थे तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया भाजपा ने? इसीलिए क्योंकि भाजपा की पोल खुल जाती, झूठ दिख जाते कि ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। फिलहाल सीवीसी की जांच के आदेश जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार के सिलसिले की शुरुआत होती दिख रही है। देश प्रदेश में अगली खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3.0 का भव्य शुभारंभ किया। काशी और तमिलनाडु के संबंधों को मजबूती देने वाले इस संगमम पर देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3.0 का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। काशी और तमिलनाडु के बीच संबंध को सुदृढ़ करना। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य एकता में विविधता को मजबूत करना है। इस वर्ष काशी तमिल संगमम 2 महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ हो रहा है, जो इसे और विशिष्ट बनाने जा रहा है। काशी तमिल संगमम के अतिथियों को संगम प्रयाग में पवित्र स्नान और अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके
भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। इस बार 6 ग्रुप में प्रतिनिधि आएंगे। आज पहला ग्रुप के प्रतिनिधि सुबह पवित्र काशी में पहुंचे हैं। यहीं से वो कल अभी वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। कल विभिन्न काशी की महत्वपूर्ण स्थानों में सुब्रमण्यम भारती जी की जन्मस्थान में भी जाएंगे, BHU में भी जाएंगे, उनकी वर्कशॉप होगी। फिर कल प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ में उनका निवास होगा, कुंभ क्षेत्र में रहेंगे। फिर कुंभ स्नान करके अयोध्या जी जाके श्री रामचंद्र जन्मभूमि में प्रतिष्ठित भव्य नव मंदिर को उसके अंदर प्रतिमा का दर्शन करके फिर लौटेंगे। काशी तमिल संगमम प्रयागराज महाकुंभ में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का साक्षी बनेगा। 16 फरवरी से 24 फरवरी के बीच दक्षिण भारत के अतिथि प्रयागराज महाकुंभ भी आएंगे। काशी तमिल संगमम का यह तीसरा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को नोएडा में शहीद स्मारक पर वार्षिक पुष्पांजलि समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को नोएडा में शहीद स्मारक पर वार्षिक पुष्पांजलि समारोह की अध्यक्षता की। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले रक्षा सेवाओं के पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए बनाया गया नोएडा शहीद स्मारक गर्व और श्रद्धा का प्रतीक है। सेना प्रमुख ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत की। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के परिणामों का स्वागत किया। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से सेना में उत्साह। सेना प्रमुख जनरल ने यात्रा को दोनों देशों की सेनाओं के लिए कारगर बताया। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका का सहयोग भारत के हित में। दोनों देशों की सेनाओं को सशक्त बनाने में मिलेगा बल। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मिलेगा बढ़ावा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भारतीय सेना के योगदान पर भी चर्चा। देश के विभिन्न हिस्सों में पूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक स्थापित करने की घोषणा। डिफेंस का जो अभी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिला है, कल मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जो उन्होंने बयान दिया यूएस में, वो पूरा मैंने सुना। तो बहुत अच्छी खुशखबरी उसमें आई है सुन के कि 10 साल का प्लान बनेगा और उसमें जो हम साथ में मिलके यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, उससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, जिससे भारतीय सेना को भी बहुत फायदा होगा और जो हमारी आत्मनिर्भरता की एक कड़ी है, जो हमारी मुहिम है, उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर सेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही 42 शहीदों के परिवारों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी के प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फिल्मी हस्तियों से लेकर सियासी जगत के सूरमा महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी शनिवार को महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। इस अवसर पर ओम बिरला ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है। महाकुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली, उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। कि ये व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बनाई गई हैं, ये भी एक दुनिया को संदेशा देती है कि भारत की क्या ताकत है और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब नई ऊर्जा लेके, ईश्वर का आशीर्वाद लेके देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होके जाएंगे। वहीं महाकुंभ में आए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने व्यवस्थाओं की तारीफ की। श्री योगी जी ने बहुत बड़ा आयोजन किया है, करोड़ों से लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 140 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ बहुत बड़ा महाकुंभ है। लोगों को इस महाकुंभ में आने के लिए आनंद प्राप्त होता है।
निश्चित रूप से गोवा के ओर से हमने लोगों को आने के लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था की है। हम खुद आज यहाँ पे आए, एक मन प्रसन्न हुआ। मैं इस पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाकुंभ में अब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 73 देशों के प्रतिनिधिमंडल, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक समेत कई बड़ी हस्तियां संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो देश प्रदेश के बुलेटिन में अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए 6 महीने के लिए बैन लगा दिया है। इस बैंक पर आरबीआई ने क्या लगाया है बैन, आइए बताते हैं आपको। कुछ नहीं, अभी सुबह सुबह मैसेज आया, मैं देखा तो बोले 90 डेज के अंदर मिल सकता है। मिलना तो बहुत मुश्किल है, हम लोग इतनी मेहनत कर करके जमा करते हैं, बैंक वाले ऐसा कर फ्रॉड कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे। बैंक में आके देखो तो कुछ भी नहीं है, कोई बैंक वाला ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ना फोन करे तो फोन भी नहीं उठा रहा कोई बैंक वाला। पर मेरा तो यहाँ सैलरी अकाउंट है, फिर मेरा आगे अगले नेक्स्ट मंथ में मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसके लिए मैं इंक्वायरी के लिए भाग के आई। उन्होंने कुछ बोला कि तुम्हारा सैलरी नहीं आएगा उसके अंदर, तुम अपने ऑफिस से बात कर लीजिए। ये दर्द उन लोगों का है जिनकी जन भर की कमाई छिन गई है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए 6 महीने के लिए एक बैन लगा दिया है। मुंबई पुलिस को जांच करते हुए पता चला है कि बैंक के पूर्व मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता ने अपने पद का दुरुपयोग किया और 122 करोड़ रुपए का गबन किया। हितेश ने कथित तौर पर यह घोटाला तब किया जब वो जनरल मैनेजर थे और दादर और गोरेगांव ब्रांच के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस ने इस मामले में बैंक के मुख्य लेखा अधिकारी की ओर से दादर पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि हितेश और एक और अन्य व्यक्ति इस घोटाले में शामिल है। आगे की जांच के लिए मामला ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया है। शिकायत के मुताबिक ये घोटाला 2020 से 2025 के बीच हुआ है। पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 316(5) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है और हितेश मेहता से पूछताछ के लिए समन भेजा है। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर देवर्षि घोष, इनके कंप्लेंट के ऊपर आज सुबह मुंबई पुलिस ने दादर पुलिस स्टेशन में इसी बैंक के जो जीएम अकाउंट्स है हितेश मेहता, उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया है। इस ऑफेंस में उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने बैंक के 122 करोड़ रुपए का मिस एप्रोप्रिएशन किया है। कि बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसे जरूरी खर्चों की अनुमति है। जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। यूपी के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ हर दिन रिकॉर्ड बनाता और तोड़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और इसी के साथ ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ मेले की शुरुआत से अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 11 दिन और बचे हैं। वीकेंड होने के कारण शनिवार को घाटों पर ज्यादा भीड़ रही। तड़के से ही काफी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे। वीकेंड को देखते हुए मेले में शनिवार से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू। संपूर्ण मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर रोक। ये प्रतिबंध पास धारक वाहनों पर भी लागू होगा। मेले में आने वाले सभी वाहनों को निकटतम पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। शनिवार से शुरू होकर यह व्यवस्था रविवार तक लागू रहेगी। देखिए, 14 फरवरी को महाकुंभ में स्नानार्थियों का जो टोटल संख्या है अभी तक वो 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है और इस अवधि में बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से स्नानार्थियों का स्नान कराया गया है और आगे भी अभी जब तक हमारे श्रद्धालु आते रहेंगे सभी को सुरक्षा की भावना से सभी को सकुशल स्नान कराया जाता रहेगा। महाकुंभ अब सबसे बड़ा समागम बन चुका है। अमेरिका और चीन की कुल आबादी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी के बराबर लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू,
मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। देश प्रदेश में अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस कानून की आहट भर से पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जल्द ही सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां राज्य में हुए लव जिहाद के मामलों को गिनाते हुए इस कानून को जरूरी बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। श्रद्धा वालकर, आफ्ताब अमीन ने इसके 56 टुकड़े किए। रूपाली चंदन सिले जयपुर में रहती थी, इकबाल शेख ने इसको मारा। पूनम क्षीरसागर मानखुद में रहती थी, निजाम खान ने इसका मर्डर किया। यशस्वी शिंदे, दाऊद शेख ने मर्डर किया। सोनम शुक्ला मलाड में रहती थी, साजिद अंसारी ने मर्डर किया। ये 5 बड़े लव जिहाद के रिपोर्टेड केसेस पिछले 1 साल के हैं। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछालकर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये 2-4 लोग। ये लव जिहाद जो बोल रहे हैं उनको, ये क्या कानून है? कानून में इसमें कोई ये नहीं। हमारे संविधान में आप कौन से भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। ये तो हुई लव जिहाद कानून को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी। अब महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद मामलों के खिलाफ नए कानून के पहलुओं पर स्टडी के लिए जो कमेटी बनाई है, उसके बारे में भी जान लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के डीजीपी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभागों के सचिव और गृह विभाग के उप सचिव शामिल हैं। ये समिति राज्य में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की शिकायतों से निपटने के लिए कदम सुझाएगी। समिति कानूनी पहलुओं और दूसरे राज्यों में बने कानूनों पर भी गौर करेगी। ये कमेटी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करके एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और देश प्रदेश में अगली खबर एक हादसे की है। शुक्रवार देर रात प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। कैसे हुआ यह भीषण हादसा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार की देर रात भीषण सड़क हादसे की है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो कार और एक बस में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बस सवार 19 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो कार और एक बस में आमने सामने से हुई टक्कर। बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालु संगम स्नान के लिए मेरा क्षेत्र में आ रहे थे। हादसे में बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये सभी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे। हादसे में बस में सवार 19 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। बस में सवार सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो संगम स्नान के बाद वाराणसी जा रहे थे। एक बस और बोलेरो आमने सामने आ गई, जिसमें टक्कर हुई। यात्री बस से प्रयागराज से मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे थे और बोलेरो में कुछ लोग 10 लोग सवार थे, जो कि छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की तरफ आ रहे थे। इस घटना में जो बोलेरो में सवार 10 व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों को संपर्क कर लिया गया है, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बस में यात्री थे, उनमें से कुछ लोग घायल हुए, मामूली चोटें आई हैं, उनको फर्स्ट एड प्रदान कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य पर पहुँचाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जिले में हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। देश प्रदेश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और देश प्रदेश में अगली खबर दिल्ली से है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। यहां इसी साल होने वाले नगर निगम के मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आपका साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मात देकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी आम आदमी पार्टी को झटके पे झटका दे रही है। आम आदमी पार्टी को यह ताजा झटका शनिवार को लगा, जब दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के इन पार्षदों ने आपका साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा। मेरी दाईं तरफ है अनीता बसोया, जो यूजगंज से पार्षद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मेरी तरफ बाईं तरफ जो बैठे हैं निखिल चपराना, हरिनगर वार्ड नंबर 183 के पार्षद हैं। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी में शामिल हुए आपके इन पार्षदों के साथ मंच से विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए बड़ा इशारा दे दिया। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है। आपके पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी जिस ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रही है, अब उसके मायने भी समझ लीजिए। दरअसल इसी साल अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है। मेयर का पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है। तब आपके महेश खिंची बीजेपी के किशन लाल से केवल 3 वोटों से ही जीत पाए थे। मेयर चुनाव में कुल 263 वोट डाले गए थे, जिनमें महेश खिंची को 133 और किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। यही वजह है कि आप पार्षदों के बीजेपी ज्वाइन करने से अब एमसीडी में भी बीजेपी का पलड़ा भारी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की नजरें एमसीडी पर हैं। हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने आपको पछाड़ते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई। और देश प्रदेश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और देश प्रदेश में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है, वहीं कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ बीजेपी का लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी चुनाव तीनों में दबदबा कायम हो गया है। छत्तीसगढ़ के नगर निगम रायगढ़, चिरमिरी, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, बिलासपुर और जगदलपुर के महापौर में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। नगर निगम अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर में महापौर के पद के लिए 11 फरवरी को मतदान हुआ। इस चुनाव में महापौर के 79 प्रत्याशी मैदान पर थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन की जीत है। ये हमारे जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जीत है और हमारे जो केंद्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है उनकी जीत है। जो प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, विष्णुदेव साय जी की सरकार, उनकी जीत है। जो यहाँ कोरबा विधानसभा विधायक और हमारे मंत्री जी, उनका काम देख के ये जीत।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया और बधाई दी। साथ ही कहा कि संकल्प पत्र यानी अटल विश्वास पत्र में किए गए वादों को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। छत्तीसगढ़ निकायों के चुनाव में जहां बीजेपी का परचम लहराया, वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने 10 में से 10 निगम, 49 में से 36 जिला परिषद में जीत हासिल की है। इससे साफ है कि प्रदेश में बीजेपी ने मजबूती से अपनी पकड़ बना ली है। देश प्रदेश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। अब आपको खेल मैदान से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है, जिसके लिए आज भारतीय टीम का पहला बैच दुबई रवाना हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मुकाबले में कौन सी तारीखों पर होने वाली है मुकाबले, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें मुंबई से हैं, जहां शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला बैच दुबई में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों के लिए रवाना हुआ। तस्वीरों में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल के साथ कुछ अन्य खिलाड़ी नजर आए। टीम इंडिया 2 हिस्सों में दुबई पहुंचेगी। टीम का दूसरा बैच भी जल्द ही दुबई रवाना होगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाले भारत के शुरुआती मुकाबलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का पहला बैच दुबई रवाना। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है और ये टूर्नामेंट 9 मार्च तक चलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा, जबकि बाकी मुकाबले पाकिस्तान में खेले जाएंगे। टीम इंडिया इस अहम टूर्नामेंट में ग्रुप A का हिस्सा है। भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से है और यह मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा। इसके बाद भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला 23 फरवरी को होगा। फिर भारत 2 मार्च को अपना अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले। और अब वक्त हो गया है महाकुंभ की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। देखिए महाकुंभ की 5 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में सिर्फ 1 मिनट में। महाकुंभ में खोए हुए लोगों को शीघ्रता से उनके परिवारों से मिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने डिजिटल खोया पाया केंद्रों की स्थापना की है। महाकुंभ में संगम की रेती पर कल्पवासियों के लिए पुण्य अर्जन का सिलसिला अभी जारी है। माघ पूर्णिमा के बाद भी हजारों श्रद्धालु 3 दिनों तक त्रिजटा स्नान कर अपने आध्यात्मिक संकल्प को पूरा कर रहे हैं। महाकुंभ में संगम के आसपास और अरैल घाट पर एक महा स्वच्छता अभियान चलाया गया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने एक विशेष संदेश दिया। महाकुंभ के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन 22-23 फरवरी को प्रयागराज में किया जाएगा। रेलवे ने महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेन आज से 16 और 17 फरवरी को नई दिल्ली से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक चलेगी। तो देश प्रदेश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।